हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टारगेट अश्वनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज संडे के दिन भी आप लोगों के लिए आज नहा धो करके तैयार होकर के आ गए हैं क्लास लेने के लिए। ठीक है, पेपर नज़दीक है, इसलिए संडे का ये दिन भी हम नहीं जाने देंगे। आप लोगों को सेलेक्ट करा के ही मानेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी। आज की जो मैराथन क्लास है वो मेरे द्वारा ही ली जाएगी, क्योंकि आज अंकुर सर भी छुट्टी पे है, उनको बाहर जाना था, थोड़ी सी उनके पिताजी के प्रॉब्लम है, उनको लेकर के। ठीक है जी। तो ये क्या खुल गया पहले ही। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में आज क्लास है आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी चली हुई है। पिछला जो टॉपिक हुआ था वो हुआ था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को लेकर के, और चट्टाने भी उसमें मैंने तुम्हें कराई थी। आज जियोग्राफी के हम आगे के पोर्शन को देखेंगे, और काफ़ी टॉपिक, 2-3 टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर आगे का करेंगे। ये हमारा नया कोर्स शुरू होने वाला है, जीएस फाउंडेशन, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत से जीएस को पढ़ना चाहते हैं। द मोस्ट पावरफुल जीएस बैच है ये, कमिंग सून में है, बहुत ही जल्द आपको बैच में देखने को मिलेगा एप्लीकेशन पे। ठीक है जी। इसी तरीके से आपका मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स भी आएगा, ये जीएस फाउंडेशन का है, और अंकुर सर लेकर के आएंगे मैथ्स फाउंडेशन, बिल्कुल शुरुआत से सारी कैलकुलेशन को समझाते हुए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाते हुए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आप लोगों के सामने जस्ट क्वेश्चंस आने ही वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, थ्योरी भी कराऊंगा आप लोगों को साथ के साथ ही, और चैनल के साथ जुड़ जाओ। थोड़ा सा लेट हो गए हम, क्योंकि बाहर बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है। ठीक है चलो जी। तो क्लास को शेयर कर दो सभी अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, सभी बच्चे, और सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। फिरोज खान नमस्ते भाई, तनु नमस्ते जी, अमजद सहरावत, टाइम हो गया सर। हाँ टाइम हो गया भाई, क्लास शुरू करते हैं जस्ट। अबे राठी राम राम भाई, चलो जी। तो जीके जीएस का ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसके बारे में जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। एक बात और जो मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको मिलेगी, आज संडे है, उसका कुछ पोर्शन तैयार हो चुका है पॉलिटी का। पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस जो भी आपके पेपर में आएंगे वो सब कुछ आपको उसी सीरीज से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो ये रहा आज का पहला सवाल, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप। पहले भूकंप पढ़ेंगे, बाद में और भी टॉपिक है। भूकंप, भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर जो हमें कंपन महसूस होता है, कंपन, उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है जी, अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक अंग्रेजी में। ये जो भूकंप आता है, ये भूकंप आता क्यों है? देखो मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर कुछ प्लेट्स है, और ये प्लेट आपस में जब पृथ्वी मूवमेंट करती है तो सारी प्लेट एक दूसरे से टकराती रहती है। इन टकराने से जो हल्की प्लेट है वो तो ऊपर उठ जाती है, जिससे बनते हैं हिमालय। आज के उसमें हमारे पर्वत भी रहेंगे, पर्वत बनते हैं जैसे कि हिमालय, पर्वत भी टॉपिक है आज की क्लास का। और जो भारी प्लेट है जिसका डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चली जाती है। जब वो मिट्टी के नीचे जाती है तो वो तापमान की वजह से घुल जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा, और जब ये प्लेट आपस में टकराएगी तो भूकंपीय तरंगे निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? भूकंपीय तरंगे। और इस भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है, ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों पेपर में, इसको बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं जी? सिस्मोग्राफ। और जहां हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोग्राफ यंत्र हो गया भूकंप को मापने का, और सिस्मोलॉजी हो गई भूकंप की तीव्रता की अध्ययन करना। अच्छा, इस सिस्मोलॉजी में, इसमें सिस्मोग्राफ में 2 रिएक्टर होते हैं, 2 स्केल होते हैं। एक होता है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर जिसमें हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। और एक होता है जी मर्सिली स्केल, इसमें हम लोग मापते हैं भूकंप का परिमाण। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पे भूकंप तरंगे। तो जो भूकंप तरंगे है वो भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम बोलते हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगे। दूसरी तरंगे हो गई एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी तरंगे, और तीसरी हो गई जी एल वेव्स
यानी कि लव वेव्स हैं, लव प्रेम, यही सबसे खतरनाक होता है। तो सबसे खतरनाक यही तरंगे है, ये लव वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव्स ये वो तरंगे है जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो जमीन पे आती है, सबसे तेज चलती है ये तरंगे, और हल्का कंपन इनका होता है। इससे महसूस होता है कि हाँ भूकंप आ गया, जल्दी जल्दी बिल्डिंग से निकल जाओ बाहर वरना बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक। क्योंकि ये जो तरंगे आ रही है ना, ये एल वेव्स, ये लव वेव्स, ये आकर के पूरी बिल्डिंग गिरा देगी, ठीक, चोट चाट मार देगी। तो इसलिए पहले, सबसे पहले प्राइमरी तरंगे आती है, और ये प्राइमरी तरंगे आपकी ठोसों में भी चलती है, आपकी द्रव में भी चलती है, और गैस में भी चलती है। ये तीन अवस्थाएं तो होती है द्रव्य की, ठोस, द्रव और गैस, तो तीनों में चलती है, ये सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी प्राइमरी वेव्स। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है, ये प्राइमरी वेव से थोड़ी सी मजबूत होती है सेकेंडरी वेव्स, और ये जो द्वितीय वेव्स है ये सिर्फ और सिर्फ ठोसों में चलती है, सॉलिड में। तो पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी तरंगे है जो सिर्फ ठोसों में चलती है, तो कौन सी है जी, वो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स हैं। तीसरी होती है लव वेव्स, एल वेव्स, ये सबसे खतरनाक, सबसे विध्वंसकारी होती है, और ये ठोसों में भी चलती है और द्रवों में भी चलती है। ये द्रवों में चलती है तो भूकंप तरंगों की वजह से आती है सुनामी। अगर समुद्र में आया तो सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें आएगी उठ करके, वो सुनामी किसकी वजह से आएगी, भूकंप तरंगों की वजह से ही आएगी, ठीक है। और ठोसों में चलेगी तो बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा देगी है, ठीक। तो ये है भूकंप के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। सवाल है आपका भूकंप का फोकस। अब फोकस को समझो क्या होता है। जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे यहां कहीं भूकंप बना, यहां कहीं दो प्लेट आपस में टकराई, तो जिस पॉइंट से ये भूकंपीय तरंगे निकलनी शुरू हुई, इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर जिस पॉइंट पे आई, जिस पॉइंट पे आई, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। पृथ्वी के अंदर जो पॉइंट है उसको फोकस, और पृथ्वी के बाहर जो पॉइंट है उसको बोलेंगे एपिसेंटर, ठीक है। अब इसका ऑप्शन बताओ आप लोग, कौन सा आपको सही लग रहा है इसमें। हाँ, आशीष तोमर बरवाड़ा, राम राम भाई, उमंग, तनु फोगाट, फिरोज खान, तानिया मलिक, दिशांत रानी। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है, फोकस कौन सा स्थान होता है, धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके, ये क्या क्या बकवास कर रखे, बी ऑप्शन सही है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो फोकस कहलाता है भूकंप का, ठीक है। हाँ, चलो जी आगे देखो, अगला सवाल बोला है अधिकेंद्र, जिसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है बताओ। क्या उद्गम स्थान से संबंधित है क्या, जहां से भूकंप निकलता है, जहां से भूकंप निकलता है क्या वहां से संबंधित है, या फिर भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठीय बिंदु से भूपृष्ठीय, या वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जा सकता है, या भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब मिलेगा, जो सही जवाब होगा वो कौन सा जवाब होगा, अभी बताया मैंने तुम्हें, पृथ्वी के अंदर अगर किसी पॉइंट से निकल रहा है तो इसको हम फोकस बोलेंगे, फोकस। और पृथ्वी के ऊपर जो भूपृष्ठ पे जो बिंदु बनेगा इस सतह पर, उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, भूपृष्ठीय बिंदु, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। समझ आ गई बात सभी को, बी ऑप्शन सही है, भूपृष्ठीय बिंदु, पृष्ठ पर भी जो बिंदु होगा उद्गम केंद्र के ऊपर यानी कि फोकस के ऊपर, उसी को एपिसेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इन क्वेश्चन को याद कर लेना। पिछली 10 मैराथन में मैंने तुम्हें पॉलिटी कंप्लीट कराई, सारे क्वेश्चन पॉलिटी के वहीं से आएंगे। अगर पेपर में जो जीएस के सवाल आएंगे, 38 सवाल आ रहे हैं जीएस के, 38 क्वेश्चन, काफी ह्यूज नंबर है ये। और मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूं कि यहाँ प्रैक्टिस सेट में मैं आपको दे दूं। देखो अभी तो हमारे प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं ये मैराथन के जरिए, है ना। ये प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ आपको, इसमें टॉपिक वाइज हो रहे हैं, यहाँ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज बना रहा हूँ, ये रिवीजन करने के काम आ जाएंगे। इसमें से ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में से। और तीसरी चीज, हर सब्जेक्ट की आपको लास्ट में एक मैराथन क्लास भी मिलेगी, ठीक है जी। मैराथन क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलेगी, इसमें यूपी जीके भी रहेगी, ठीक। और जो मॉक टेस्ट अगर करना है और पीडीएफ, ये पेड रहेगी भाई, ये पेड रहेगी, ये बैच में मिलेगी आपको। बैच का नाम है टारगेट 2.0,
टारगेट 2.0 यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। कौन से इस पे है, टारगेट अश्वनी क्लासेस एप्लीकेशन पर है, ठीक। तो ये सारी चीज मिलेगी और इसमें से अगर आपने जीके जीएस में 38 में से अगर 10 क्वेश्चन भी छोड़ दिया, आपने 27-28 सवाल भी कर लिए, तो भी आपका नंबर आराम से पड़ जाएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की भी वहां पे प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे ढंग से। तो जीएस को हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि जीएस है तो हो ही जाएगी, तुक्का मार देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आ रही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और नंबर आपको कम से कम 200 के करीब मान के चलना है। 300 में से 200 नंबर लेकर के आओगे तब अपने आप को सेफ जोन में मानना। आप लोग बता दी मैंने आज ही, एसएससी जीडी की भी बताई थी मैंने आपको एक दिन, यूपी पुलिस की बता रहा हूं, 200 प्लस के करीब नंबर आने चाहिए, तब आप सेफ जोन में रहोगे। तो इसमें सवाल यह है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? विशाल पवार राम राम भाई, आकृति चौहान राधे राधे। हाँ, क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा अगर सागरों में तरंगे आएगी तो उसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। और सुनामी ऐसे लिखा जाता है टी सुनामी, ये टी साइलेंट होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल। मैंने तुम्हें बताया कि जो भूकंप मापने का यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ, भूकंप मापने के यंत्र को। और उसमें एक स्केल होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? किसको मापते हैं हम इसमें? रिएक्टर स्केल में किसको मापते हैं? तनु ने बी जवाब दिया है, आगे जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दो सभी। सभी जवाब दो। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता, इसका सी ऑप्शन सही है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है, सिस्मोग्राफ। अच्छा, एक दूध की गुणवत्ता मापने का यंत्र होता है, दूध की गुणवत्ता, वो कौन सा यंत्र होता है बताओ? दूध की गुणवत्ता मापने का यंत्र किसको पता है? जल्दी बताओ। दूध की गुणवत्ता मापने का यंत्र, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा, जल्दी बताओ। हाँ, तानिया मलिक ने सही जवाब दिया है। दूध की गुणवत्ता मापने का जो यंत्र होता है वो होता है लैक्टोमीटर। ये आपको ध्यान रखने हैं, लैक्टोमीटर। जैसे अगर मैं कहूं कि विद्युत, बिजली को मापने की, बिजली की तीव्रता या बिजली को मापने का जो यंत्र है, विद्युत को मापने का यंत्र, वो किस में मापते हैं हम? उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में मापते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। प्रतिरोध को मापते हैं हम किस में? ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक। ये फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने। तो ये कुछ यंत्र है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पे आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो प्रकृति की जो सुरक्षा वाल्व है वो किसको बोलते हैं हम? प्रकृति की सुरक्षा वाल्व किसको बोलते हैं? ये बोला जाता है जी किसको? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को बोलते हैं प्रकृति की सुरक्षा वाल्व, क्योंकि ये बैलेंस बना के रखता है प्रकृति का। जब जमीन के अंदर जो प्लेट नीचे चली गई, जब वो पिघल जाती है तो जब गर्म गैसें बनती है, गर्म गैसें कहाँ आएगी? उठ करके ऊपर की ओर। हमेशा गर्म गैसें ऊपर की ओर उठ के आती है। तो पृथ्वी में क्या होता है? दरारें पड़ जाती है। इसको समझो एक बार ध्यान से। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर ये प्लेट पिघल करके यहाँ कहीं लावा इकट्ठा हो गया, ठीक है, ये ज्वालामुखी। अब यहाँ गर्म गैसें बनी, ये लिक्विड भी है, इस गैस भी है, इसमें गर्म गैस क्या करेगी? ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगी। तो जहां जहां पृथ्वी में दरार है उसके माध्यम से ये उठना शुरू करेगी। अगर दरार नहीं है तो वो दरार बना देगी, वो दरार बनाएगी तो गर्म गैस ऊपर उठेगी। अब इसके साथ साथ ये जो लावा है जो उबल रहा वहां पृथ्वी के अंदर, ये भी बाहर आने की कोशिश करेगा। और जब ये बाहर आएगा तो ये लावा बाहर जो आएगा इसको हम बोलते हैं क्या? ज्वालामुखी। ये ऐसे बाहर निकलेगा, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं, ज्वालामुखी, ठीक है जी, ज्वालामुखी। और जो ये अंदर से लिक्विड बाहर आया निकल के, जब तक ये लिक्विड पृथ्वी के अंदर है इसको बोला जाता है मैग्मा।
क्या कहते हैं इसको, मैग्मा, जब तक ये पृथ्वी के अंदर है। और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे लावा। जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे लावा, ये भी ध्यान रखना है। पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो लावा। और जब ये लावा ठंडा होना शुरू होगा, तो जब ये लावा ठंडा शुरू होगा तो इससे बनेगी चट्टाने। लावा से ही बनती है चट्टाने। और कितने प्रकार की होती है चट्टाने? चट्टाने होती है जी 3 प्रकार की। पहले प्रकार की चट्टाने हो गई आग्नेय चट्टाने, आग्नेय, इग्नियस बोलेंगे इसको, इग्नियस, जैसे बेसाल्ट वगैरह, ये आपकी आग्नेय प्रकार की चट्टाने होती है। दूसरी हो गई आपकी अवसादी चट्टाने, अवसादी, अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री, अवसाद, ये वो चट्टाने होती है जिसमें अगर आप हथौड़ा मार दोगे तो ये चूर चूर हो जाएगी, ठीक है, टुकड़े टुकड़ों में। जैसे खड़िया देखिए, खड़िया, चूना पत्थर, तो खड़िया को अगर आप मारोगे, या कोयला है, कोयला को मारोगे तो वो क्या बन जाएगी, वो चूरा चूरा हो जाएगी, इसलिए वो अवसादी चट्टाने हैं। और इन्हीं अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के अंश भी पाए जाते हैं, लेकिन आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म यानी कि जो जानवर वगैरह मर जाते हैं या पेड़ पौधे जीव जंतु, उनके अंश इस आग्नेय चट्टानों में नहीं मिलते। किस में मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। या तीसरे प्रकार की चट्टान होती है कायांतित चट्टाने, कायांतित। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी बोलते हैं, परतदार, ठीक है। कायांतित को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं जी? मेटामॉर्फिक। समझ आ गई बात? मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो आग्नेय चट्टाने बनती है डायरेक्ट लावा के ठंडा होने से। जब ये आग्नेय चट्टाने बहुत दिनों तक मिट्टी के अंदर दबी रहती है तो ताप दाब के कारण ये बदल जाती है किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में। और जब ये अवसादी चट्टाने और ज्यादा समय तक दबी रहती है तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक चट्टाने। जैसे अवसादी चट्टानों में एक चट्टान होती है चूना पत्थर, और जब ये चूना पत्थर को हम लोग काफी सालों तक मिट्टी के अंदर दबाए रखते हैं ताप दाब के कारण, तो ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगी और इसका मेटामॉर्फिक बन जाएगा संगमरमर, ठीक है। संगमरमर इसी से बनता है, चूना पत्थर से। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात, ठीक है ना। ऐसे जैसे कोयला, एक कोयला आपकी अवसादी चट्टाने हैं और इसकी जो मेटामॉर्फिक होगी कोयला की, वो क्या होगी? वो होगी एंथ्रासाइट। ये सबसे बेस्ट कोयला होता है, सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट, ठीक है, लंबे समय तक चलता है ये। और कोयले का ही एक मेटामॉर्फिक रॉक और होती है जो सबसे बहुमूल्य रॉक है, जिसे हम बोलते हैं हीरा। हीरा कोयले से ही बनता है, ठीक है। बहुत सारे कोयले में से एक कहीं जाकर एक छोटी सी चट्टान मिलेगी, उसे हीरा बोलेंगे। सबसे बहुमूल्य कीमती चट्टान है ये, बहुमूल्य चट्टान है हीरा। तो हीरा कैसी चट्टान होगी? कायांतित चट्टाने। समझ आ गई बात? तो किससे बनती है ये? ज्वालामुखी से बनती है। ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व, इसको हम बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में बोलते हैं वोल्केनो, वोल्केनो, ये ध्यान रखना। अब ज्वालामुखी आते कहां हैं सबसे ज्यादा? समझो एक बार इसको भी ध्यान से, ये नोट कर लिया होगा सभी ने। सबसे ज्यादा कहां आते हैं ज्वालामुखी, ये समझो पहले। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि पृथ्वी पे जहां जहां प्लेट्स होगी, जैसे ये एक प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये एक प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहां प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी प्लेट होगी? प्रशांत महासागरीय, ठीक है जी। इधर होगी है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिला करके। और यहाँ एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या बोलेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन, यानी कि इंडो मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिला करके एक प्लेट है। और यहाँ ये दोबारा से फिर प्रशांत महासागर, पृथ्वी गोल है ना, ये भी प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, ठीक। तो प्रशांत महासागर वाली प्लेट, इस वाली प्लेट इन दो प्लेटों से भी टकराती है, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन की प्लेटों से भी टकराती है। जहां टकराएगी वहीं भूकंप ज्यादा आएंगे, जहां भूकंप ज्यादा आएंगे वो प्लेट नीचे जा रही, वहीं ज्वालामुखी फटने की संभावना ज्यादा होगी। इसको बोला जाता है, इस चक्र को, इस पूरे चक्र को, ऐसे घूम के फिर ये यहाँ ऐसे जाता है ना, इसको, इस पूरे चक्र को, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय। यहीं सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और यहीं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटने की संभावना होती है। अब इस प्लेट के बीच में यहां एशिया के पूर्व में एक देश फंसता है जिसका नाम है जापान,
है ना, जापान। तो जापान में भूकंप आने की संभावना इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि वो प्लेटों के बीच में फंस रहा, ऐसी जगह पे वो देश है जहां प्लेटों का टकराव होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। बीच बीच में जहां छोटी छोटी प्लेट है, हमारी पूरी पृथ्वी 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां छोटी छोटी प्लेट है वे भी आपस में टकराएगी, जैसे फिलीपींस हो गया, फिलीपींस, वहां आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। और ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं प्यारे लाडलो, 3 प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी, 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव, जिसकी संभावना कभी भी फटने की है, जो कंटिन्यूअस है, चलता ही कभी भी फट सकता है। दूसरा ज्वालामुखी होगा आपका प्रसुप्त, जो अभी सोया हुआ है लेकिन फट सकता है कभी भी, ठीक, कभी भी फट सकता है लंबे अंतराल के बाद। और तीसरा होगा एक्सटिंक्ट, यानी कि निष्क्रिय, जो पहले कभी ज्वालामुखी था लेकिन अभी भविष्य में कोई संभावना नहीं है कि वो फट जाए। ठीक, हमारे भारत में भी है 2 ज्वालामुखी, एक है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार के यहाँ पड़ते हैं, एक है बैरन द्वीप, इनके नाम भी पूछ ले जा आपसे, बैरन द्वीप। आपके वाले पेपर में तो मोटे मोटे से ही पूछे जाएंगे, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में, लेकिन सीजीएल सीपीओ में और गहराई से पूछ ली जाती है चीजें। बैरन द्वीप, और दूसरा है नारकोंडम, ये जो है भारत के ज्वालामुखी है, जो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में। तो घबराने वाली कोई चीज नहीं है, ये ज्वालामुखी भारत के अंडमान निकोबार वाले द्वीप में है, वो भी अलग बिल्कुल समुद्र में जाके है, अगर वो फटेगे भी तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, ऐसे और कौन कौन से ज्वालामुखी है? जैसे कोटापैक्सी है, कोटापैक्सी, ये भी एक ज्वालामुखी का नाम है। कहां पड़ता है ये पड़ता है जी इक्वाडोर में, इक्वाडोर में पड़ता है कोटापैक्सी। ठीक, जैसे सेंट हेलन है, सेंट हेलन, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में। ठीक है, तो ये सारे बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या सभी के? अंडमान निकोबार में है तनु, अंडमान निकोबार में। आगे देखो, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें और कौन कौन सी होती है? बताओ, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें। आपको पेपर से पहले पहले ही सारा कंटेंट कर देंगे हम लोग, इसीलिए आप लोगों के लिए एक्टिव है। संडे में भी इसलिए क्लास लगा रखी है आप लोगों की कि पेपर से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस हम पूरा करा दे। ठीक, देखो एक तो हमने नया नया ही ये चैनल लॉन्च किया और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, धीरे धीरे आप लोग चैनल के साथ में जुड़ते जा रहे हो, चैनल का एक अच्छा रेस्पॉन्स बनता जा रहा है, आप लोग विश्वास कर रहे हो। यहाँ आप लोग ये देखो, जो कोर्स 6 महीने में पूरा होता है वो आप लोगों को हमें 1.5 महीने में करके देना है पूरा। और ये नहीं कि ऐसे ही बस कर दिया बस पूरा, एक अच्छे कंटेंट कि आपको पेपर में भी मिले, उसी के लिए आप सारे टीचर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन पे भी दे रहे हैं, ठीक है ना। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि बेहतरीन कंटेंट जो आपको पेपर में सवाल मिलेंगे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन हमने पढ़ाया बच्चों को, काफ़ी भीड़ रहती है ऑफलाइन भी, तो वहाँ हमें पता है, उस एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। ये 6 महीने का कोर्स हमें 1.5 महीने में करा के देना आप लोगों को, ठीक, विद क्वालिटी कंटेंट। तो आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो, और आप जब पेपर देने जाओगे तब देखना है सारे सवाल मिलेंगे आपको वहाँ से। जियोग्राफी के 38 का सवाल में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 38 प्रश्नों में से। 38 प्रश्नों में से 5 से 6 सवाल आपको पॉलिटी को देखने मिलेंगे जो आपको खत्म हो चुकी है। अब इन 38 में से 4 से 5 सवाल आपको जियोग्राफी से देखने को मिलेंगे, इसको भी जल्दी ही खत्म करा देंगे। बताओ इसका ऑप्शन, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और कौन कौन सी गैस देखने को मिलती है? तो ज्वालामुखी में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है जी, सी ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन सही है। आगे देखो, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीप की बात हो रही है? महाद्वीप की, कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? हमारे धरती पर कितने महाद्वीप है टोटल? कितने महाद्वीप है टोटल? 5 है या 7 है? 7। महासागर कितने हैं? 5, ठीक है। तो उनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है?
तो इसका सही जवाब है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। अब देखो बात आई पर्वत की। आपके जो पर्वत होते हैं, पर्वत इसको भी समझो एक बार। पर्वत आपके पहला जो प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं वलित पर्वत। 4 प्रकार के होते हैं ये वलित पर्वत। वलित पर्वत को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, इनको समझना एक बार क्या होता है बताऊंगा। पर्वत 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जी वलित पर्वत, दूसरे होते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, ठीक है, इसको अंग्रेजी में ब्लॉक ही बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत। तीसरा जो है आपका तीसरा प्रकार होता है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअरी, अवशिष्ट पर्वत। और चौथा होता है आपके ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। अब बात करते हैं कि पर्वत बनते कैसे हैं। अच्छा बताओ, पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस होता है। एक होता है पर्वत, भाई एक हो गए पहाड़, एक हो गई पहाड़ी, और एक हो गया पठार। कौन जानता है इनके बारे में क्या डिफरेंस है। पहाड़, पहाड़ी, पठार, है ना। कभी बोलते हो कि ये तो माउंटेन है, कभी बोलते हो ये हिल है, कभी बोलते हो ये प्लेटू है, प्लेटू है, पेटू नहीं है ये, प्लेटू, प्लेटू। तो क्या डिफरेंस होता है इनमें। पहाड़ का मतलब यह है जब एक बड़े बड़े पर्वतों की रेंज होती है उसको बोलते हैं पहाड़ या पर्वत, बात एक ही है, ठीक है। पहाड़ी, अगर किसी मैदान पे कोई सिंगल सी पहाड़ी खड़ी बेचारी, अकेली सी है, अकेली सी खड़ी है बेचारी, तो उसको हम बोलेंगे पहाड़ी। और पठार, धरती से उठा हुआ भाग जिसकी ऊपर से कोई चोटी नहीं होती, बस ऊपर से एक समतल होता है, एक समतल होता है, उसको हम पठार बोलते हैं, पठार। तो दुनिया की छत किसको बोला जाता है। दुनिया की छत, भारत के ऊपर एक पठार है पामीर का पठार, उसको दुनिया की छत बोलते हैं। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा। समझ आ गई बात, तिब्बत का पठार। तो ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। अब ये पर्वत बनते कैसे हैं पहले हम ये समझेंगे। जब भी कोई प्लेट, 2 प्लेट आपस में टकराएगी, मैंने तुम्हें बताया था जो प्लेट आपस में टकराई, हल्की प्लेट ऊपर उठेगी तो वो पहाड़ बन जाएगा, भारी प्लेट नीचे चली जाएगी वो लावा बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, ज्वालामुखी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऊपर जो उठेगी प्लेट वो क्या बनाएगी, वो पहाड़ बनाएगी। तो प्लेटों के टकराकर ऊपर उठने से, प्लेटों के टकराकर ऊपर उठने से जो पहाड़ बनेंगे उनको बोलते हैं हम वलित पर्वत। क्या बोलते हैं जी, वलित पर्वत। और ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, जब 2 प्लेट टकराने के बजाय एक दूसरे से दूर होती है, 2 प्लेट है वे टकरा नहीं रही, वे दूर हो रही, तो बीच में दरार बन गई, ठीक है ना, बीच में दरार बन गई। इस दरार से क्या हुआ कि ये वाले भाग ऐसे उठ गए ऊपर को, ये क्या हुआ, ये ऐसे ऊपर को उठ गए और इनके बीच में बन गया गड्ढा। तो 2 प्लेट अलग हुई, अलग होने पे ये 2 पहाड़ ऐसे बन गए और इनके बीच में बन गया गड्ढा, ये यहाँ गड्ढा बन गया, इससे नदी वगैरह बहती है। इस गड्ढे को तो बोलते हैं प्यारे लाडलो भरंस घाटी, इसको बोलते हैं भरंस घाटी, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है। और ये जो पहाड़ हो गए जो प्लेटों के अलग होने से बने उनको हम बोलेंगे ब्लॉक पर्वत, ठीक है। जैसे भारत में एग्जाम्पल है इसका, भारत में आपने नाम सुना होगा सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, वे दोनों के दोनों ऐसे ही बने हैं 2 प्लेटों के अलग होने से। और उनके बीच में जो नदी होकर के बहेगी वो नदी बहेगी नर्मदा नदी, और उसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी। ये सवाल कई बार आ चुका पेपर में कि कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी है जो भरंस घाटी से होकर के बहती है, वो है नर्मदा नदी। भरंस घाटी समझ गए कैसे बनती है भरंस घाटी। जब 2 प्लेट अलग हुई तो एक प्लेट ऐसे ऊपर उठ गई, इसने पहाड़ बना दिया, इसने पहाड़ बना दिया, लेकिन बीच में जो गड्ढा बना इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली, इसी को बोलते हैं भरंस घाटी। समझ आ गई बात, ठीक है जी। हाँ, अवशिष्ट पर्वत क्या हुए, जैसे हमारे भारत में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है, यानी कि जो अवशिष्ट तरीके से, जो प्लेटों से नहीं बने, जो दूसरे तरीके से पहाड़ बने हैं, वो उनको हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअरी माउंटेन, रेसिडुअरी। और ज्वालामुखी पर्वत कि ज्वालामुखी फटा था वहां
और वो लावा वहीं ठंडा हो गया तो वो ज्वालामुखी पर्वत बन गया, ज्वालामुखी वाला पर्वत है वो, लावा से बना। तो यही पूछा इनमें से कौन सा ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, कौन सा ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। ध्यान दो, माउंट एटना इटली में पड़ता है, ये माउंट एटना इटली में है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट फ्यूजियामा ये जापान में पड़ता है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, तंजानिया में पड़ता है, ये तंजानिया में। लेकिन माउंट ब्लैक एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, ये वाला ब्लॉक पर्वत है ये, और ये पड़ता है जर्मनी में। ये पूछा गया सवाल है, ये भी ब्लैक फॉरेस्ट माउंट भी बोल देते हैं इसको। माउंट ब्लैक जो है जर्मनी में पड़ता है, ये जापान का पर्वत है, जापान का। ये जो है इटली का पर्वत है, इटली का। और किलिमंजारो तंजानिया का। इटली को जानते हो, इटली, इटली की पीएम है वो लेडी मेलोनी, जिसके ऊपर रील्स बनी है बहुत सारी। तो माउंट ब्लैक इसका सही आंसर है। आगे देखो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहां स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने तुम्हें, यह भी ज्वालामुखी पर्वत है एक, कोटापेक्सी भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। इन सब के बारे में डिटेल में कौन सी चीज कैसे बनती है ये मैं आपको अपने जीएस फाउंडेशन बैच में भी बताऊंगा, उसमें और गहराई से पढ़ेंगे हम सारी चीजें, ये सारे पर्वत करेंगे, ठीक है, जीएस फाउंडेशन बैच में। डी बता रहे हैं, डी कोटापेक्सी। कोटापेक्सी, कोटापेक्सी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था वीडियो में, थ्योरी क्लास में जब थ्योरी बताई थी। हाँ, क्या 5th का सी, आप इतने पीछे कैसे चल रहे हो आकृति चौहान? राठी जी राम राम भाई, सवाल करते रहो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, देखो यहां एक फैक्ट और छुपा हुआ है, आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, वैसा पर्वत नहीं, वैसा पर्वत तो हमारा हिमालय है सबसे ऊंचा, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम है कोटापेक्सी, यह पड़ता है आपका इक्वाडोर में। इक्वाडोर, इक्वाडोर ये वही देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, कल भी बताया था मैंने तुम्हें, ध्यान करो, भूमध्य रेखा सबसे पहले इक्वाडोर से गुजरती है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक देश पड़ता है ये इक्वाडोर। तो कोटापेक्सी कहां है? इक्वाडोर में। अगला सवाल देखो, 10,000 धुओं की घाटी, अ वैले ऑफ स्मोक्स, ये नाम पूछा गया है, कहीं पेपरों में आया, कहीं पेपरों में। अ वैली ऑफ स्मोक्स कहां पाई जाती है? वैली ऑफ स्मोक भूमध्य सागर में तो एक स्ट्रोम्बेली पाया जाता है, स्ट्रोम्बेली, स्ट्रोम्बेली सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम भूमध्य सागर की लाइट भी बोलते हैं, भूमध्य सागर की प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर बाद में मत कहना कि सर जी ये प्रकाश स्तंभ हमसे सवाल नहीं हुए, यहीं से आएंगे आपके सारे सवाल पेपर में। हाँ जी, अलास्का में पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब है, शूटर 10 मीटर का। आकृति चौहान का भी सही है, अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो वो कहां है? सबसे ज्यादा वोल्केनो तो कौन सा है सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो? तो सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है जी किलायू, ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, ध्यान रखना। कोटापेक्सी कहां है? कोटापेक्सी अभी बताया जस्ट, बताओ कहां है? इक्वाडोर में। कोटापेक्सी कहां है? इक्वाडोर में। फ्यूजियामा कहां है? फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान। किलाऊ कहां है? किलायू, किलायू है जी हवाई द्वीप, ये एक द्वीप ही है, एक देश ही है ये हवाई द्वीप। विसुवियस, विसुवियस है जी इटली में। एटना भी इटली में ही है और विसुवियस भी इटली में ही है, एटना भी इटली में है और विसुवियस भी इटली में ही है। दिलसाना रानी का सही जवाब है, ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? यूरोप का गर्म कंबल,
अब बात आ गई किसकी, कौन सा टॉपिक देख रहे हैं आप, महासागरीय जलधारा। देखो जब आप जीएस में जाते हो ना, जीएस का पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो कई बार तो क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाओ आप। मैंने तुम्हें बताया जीएस को करने के तरीके होते हैं, जीएस की भी एक स्ट्रेटेजी होती है करने की। ये भी एक प्रकार का टेक्निकल सब्जेक्ट ही है, इसको इतने हल्के में नहीं लेना होता। बस हाँ ये है, इसकी अच्छी बात ये है कि सबसे पहले हो जाता है ये। 5-10 मिनट में आप 20-25 सवाल आराम से कर सकते हो, मात्र 5 मिनट में ही। ठीक, और अच्छी सी तैयारी हो तो 4 मिनट में कर सकते हो। ये वो सब्जेक्ट है आपका जो आपका समय बचाता है, जो आपका दिमाग ज्यादा नहीं लगवाता। सवाल याद है तो सीधे टिक करोगे। लेकिन इसकी एक बुरी चीज भी है, बुरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग यही सब्जेक्ट खाता है, जीएसई। क्यों खाता है? क्योंकि आप जब पेपर देने के लिए जाते हो तो आपको सारी चीज पढ़ी हुई दिखती है। जीएस जब आप मोटा मोटा सा पढ़ रहे होते ना, बिना क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ते, तो वहां सारे 4 ऑप्शन देख कर आपको चलेगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा हुआ था, सर ने बताया था। लेकिन वास्तव में जो उसका सही आंसर हो वो आप गलत लगा करके आओ। ठीक, क्योंकि जानकारी नहीं होती। आपके हिसाब से तो आप घर पे आओगे हंसते खेलते हुए कि बहुत अच्छा पेपर जा रहा, लेकिन जब आंसर किया हुआ है तभी पता चला कि आपने तो गलत कर दिया, है ना। तो जीएस को करने का यह है कि जब क्वेश्चन पढ़ो उसमें से कीवर्ड्स छांट लो। सबसे पहले कीवर्ड्स क्या है, हेडिंग क्या है। ये महासागरीय जलधारा का क्वेश्चन पूछा गया, ऊपर से यूरोप का गरम कंबल पूछा गया, तो 2 कीवर्ड हो गए इसमें, यानी जलधारा की बात हो रही है। और ये पूछा है कि गर्म जलधारा कौन सी है, वही यूरोप का गर्म कंबल है। तो इनमें से जो भी जलधारा गर्म होगी वही सही आंसर होगा। अब देखो, वेनेजुएला एक ठंडी धारा है, ठंडी धारा। केनारी भी एक ठंडी धारा है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। इसी को हम यूरोप का कंबल भी बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यूरोप का कंबल ये इसलिए है प्यारे लाडलो, ये यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, यूरोप उसको गर्म नहीं होने देती, गर्म जलधारा। और इसी की वजह से यूरोप का पश्चिमी एक पश्चिम बंदरगाह है जो 12 के 12 महीने खुला रहता है, हर वर्ष खुला रहता है, इस गल्फ स्ट्रीम जलधारा की वजह से। ठीक, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की वजह से वो 12 के 12 महीने खुला रहेगा, वहां यातायात चलता रहेगा, यूरोप का है। वरना बाकी बंदरगाहों पे बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो गर्म जलधारा। अच्छा, अब इसको समझो, ये होता क्या है महासागरीय जलधारा। ध्यान से समझो एक बार। महासागरीय जलधारा 2 प्रकार की हो। जलधारा का मतलब यह है, आपने देखा होगा जो मिट्टी है, मिट्टी तो एक सतह के तौर पे होती है। देखो हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी अगर मैं इसके बीचों बीच से ये रेखा निकाल दूं 0 डिग्री, इसके उत्तर में ज्यादा महाद्वीप है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, जैसे यूरोप, जैसे एशिया। ठीक है, इसके उत्तर में ज्यादा महाद्वीप है, लेकिन इसके दक्षिण में उत्तर के मुकाबले बहुत कम महाद्वीप है। अगर आप साउथ अमेरिका की बात करो तो साउथ अमेरिका भी आधा उत्तर में ही पड़ता है। अगर अफ्रीका की बात करो तो अफ्रीका भी आधे से ज्यादा नहीं, आधे से कम उत्तर में ही पड़ता है। बहुत ही ये वाला हिस्सा बस इसके दक्षिण में है, और ऑस्ट्रेलिया भी इधर है। और तरक्की वाले देश कौन से है? तरक्की वाले देश पृथ्वी के उत्तर में ही है। तो जनसंख्या ज्यादातर उत्तर की साइड में होती है, उत्तर की साइड में। हमारी जो संस्कृति है ना, उसके हिसाब से ये भी बताया गया कि आप जब सोते हो तो किस दिशा में मुंह करना चाहिए, किस दिशा में पैर करने चाहिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, खैर उसको छोड़ो। अच्छा, आप देखोगे हमारे भारत को, देखो हमारे भारत में भी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर की ओर। ज्यादातर उत्तर भारत में आपको ज्यादा जनसंख्या मिलेगी, यहीं उपजाऊ चीज मिलेगी, यहीं विकास कार्यक्रम ज्यादा होते मिलेंगे। लेकिन दक्षिण भारत में लोग कम मिलेंगे। ठीक, तो पृथ्वी का मेन रोल ये होता है कि उत्तर में तो है जमीन, और दक्षिण में है ज्यादातर महासागर। दक्षिण में ज्यादातर महासागर है, बड़े बड़े महासागर। ठीक, अब जमीन तो क्या है, स्थिर होती है, लेकिन जो महासागर है, महासागर में पानी की लहर बनती रहे, है ना, ऐसे लहर बनती रहे। हाँ, मछली जल की रानी है, तो ऐसे लहर बन रही। अब जो ये लहर बन रही, ये लहर कोई सी पानी समुद्र की लहर ऐसी होगी जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, कुछ लहर ऐसी होगी जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी। जो धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है उसको बोलते हैं ठंडी जलधारा। क्या बोलते हैं जी? ठंडी जलधारा। लेकिन जो धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है, उसको बोलते हैं गर्म जलधारा। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि गर्म जलधारा किसको बोलते हैं या ठंडी जलधारा किसको बोलते हैं। गर्म जलधारा जो ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर आती है, और ठंडी जलधारा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, हाँ क्लियर होगी यहां तक बात? अच्छा, अब ये तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा बता दिया मैंने तुम्हें, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये भी सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। तो आपको क्या करना, आपको ठंडी जलधारा याद करनी, क्योंकि वह कमी है। ठंडी जलधारा याद करनी, गर्म जलधारा आपको याद नहीं करनी। अगर आपने ठंडी जलधारा याद कर ली और गर्म का सवाल पूछा, तो जो भी 4 ऑप्शन में ऐसा होगा जो पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो आप आराम से कर लोगे। जैसे वेनेजुएला जलधारा, ये याद करो, वेनेजुएला जलधारा एक ठंडी जलधारा है। केनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा है। नॉर्वे की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। अगले सवाल पे आ जाओ। हालांकि इसका देखो मैं एक डायग्राम भी लेकर के आया था, देखता हूं कहां है। ये देखो, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी पे जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आ रही, जैसे रेड कलर वाली है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक। ये ठंडी जलधारा है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ये भी ठंडी जलधारा है। पेरू हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। कनेरी यहाँ पड़ती है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक। तो इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस मोटा मोटा सा याद रख लो, आपके पेपर के लिए वही काफी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे हर एग्जाम के लिए। चैनल के साथ में जुड़े रहो। आपकी लोकेलिटी में भी ऐसे टीचर है जो आपको एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं। अगला सवाल देखो, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा बोलते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा, क्रिसमस के बच्चे की धारा। वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई सभी। क्रिसमस के बच्चे की जलधारा किसको बोलते हैं? आपने नाम सुना होगा, अल नीनो, अल नीना, ठीक है। ये जो जलधारा है ये क्रिसमस के बच्चे की धारा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। हल्के में मत लेना इनको। ये मत सोचना कि सर क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है। ये आए हुए सवाल है पेपर में, ठीक है। हाँ, अल नीनो को हम क्रिसमस के बच्चे की धारा या छोटी धारा भी बोलते हैं, ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी बोला जाता है? हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा बताओ। सूडर 10 मीटर का सही जवाब। क्या बोल रहे हैं आप? कहां से हो तुम? धरती से है भाई, भारत देश से। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं? तो हम्बोल्ट की जलधारा बोला जाता है पेरू की धारा को। पेरू को हम लोग हम्बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की जलधारा भी होती है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे। आगे बढ़ो। एक भी सवाल में ऐसा नहीं लेकर के आया जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो। ये सारे सिलेबस के सवाल है। अभी तो हम कंसेप्चुअल जीके पढ़ रहे हैं, अभी यूपी जीके भी आएगी। हालांकि एप्लीकेशन पे चल रही है यूपी जीके की क्लास, थ्योरी वाली। क्वेश्चंस की क्लास मैं यहीं डाल दूंगा, इस पे ही, यूट्यूब पे ही। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? बताओ कौन सी एक गर्म जलधारा है। मैंने आपको बताया था केनारी जलधारा ठंडी है, वेनेजुएला ठंडी है, पेरू जलधारा, इसे पेरुवियन भी बोलते, पेरू जलधारा भी ठंडी है। अभी पिछले सवाल में पढ़ा, बची कौन सी? डी। तो ब्राजील धारा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। अभी तो पढ़ा था पिछले सवाल में, पिछले सवाल को ध्यान से सुनोगे तभी तो करोगे। पेरू हम्बोल्ट ठंडी, केनारी ठंडी, वेनेजुएला ठंडी, ब्राजील गर्म। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? बताओ। यानी कि गर्म जलधारा पूछिए आपसे, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म पूछिए आपसे। तो इसमें जो ठंडी जलधारा नहीं है वो है जी पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये एक गर्म धारा है। कैलिफोर्निया भी ठंडी है, अगुलास भी ठंडी है, फॉकलैंड भी ठंडी है। हेलो गुड्डा, आर्यन पवार। गुड्डा कौन आ गया भाई यहाँ? आगे देखो, विश्व में सर्वाधिक लवणता
अब इसको समझो एक बार, लवणता क्या होती है, सैलिनिटी, लवणता, सैलिनिटी। देखो लवणता क्या होती है, समुद्र में पानी कहां से आवे, समुद्र में पानी आता है नदियों के माध्यम से। नदियां कहां से आती है, पहाड़ों से आएगी, अपने साथ चट्टानों को, मिट्टी को, गाद को, इन सारी चीजों को लेकर के आएगी। तो वो जब इतनी चीजों को लेकर के आती है तो उसमें एक तत्व पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। वो अपने सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्लोराइड को, मैग्नीशियम क्लोराइड को, इन सभी तत्वों को लेकर के आएगी और इस समुद्र में छोड़ देगी आकर के। ठीक। अच्छा, समुद्र के अंदर भी जलीय जंतु रहते हैं, मछली वगैरह है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जलीय जंतु भी रहते हैं, वे मरते भी वही हैं जलीय जंतु, उसी महासागर में। तो उनकी हड्डी वगैरह क्या हो, उनकी हड्डी वगैरह किसकी बनी रहे, हड्डी कैल्शियम की। कैल्शियम क्या हो, एक प्रकार का लवण होता है। तो इनकी वजह से समुद्र में मिलती है लवणता। किसकी वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से समुद्र में खारापन मिलता है, लवणता मिलती है, नमक वाला पानी होता है वो। ठीक। अच्छा, जब ये जलीय जंतु मर जाते हैं तो जो इनकी जो हड्डी इकट्ठी होती है ना, हड्डी, इन जलीय जंतु की जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं इनकी हड्डी, उसको तो बोलते हैं पोलिप। क्या बोलते हैं, पोलिप। और जब ये हड्डियां इकट्ठी हो जाए, उनकी एक द्वीप बन जाता है, तो उस द्वीप को बोलते हैं कोरल रीफ, परवाल भित्ति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोरल रीफ, कोरल रीफ, और हिंदी में इसको बोलते हैं परवाल भित्ति। किससे बनी है, इन पोलिपों के इकट्ठा होने से, जीव जंतु के मर जाने के बाद इनकी जो हड्डियां इकट्ठा होगी इनसे। और जब ये हड्डियां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो द्वीप बन जाते हैं, जैसे हमारे देश का लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो भी परवाल भित्ति पे ही बना हुआ है। ठीक है, गौरव कुमार डी बता रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो वो भी किस पे बना हुआ है, हमारा लक्षद्वीप परवाल भित्ति पे बना हुआ है, कोरल रीफ पे बना हुआ है। समझ आएगी बात। ठीक। तो सैलिनिटी किसकी वजह से आई, ये आई नदियों की वजह से। अच्छा, एक बात और समझ लो, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर ध्यान से समझेंगे, भूमध्य रेखा पर महासागरों की लवणता कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा, तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो पानी से भाप भी ज्यादा उठाएगा। अब वो भाप ज्यादा उठाएगा तो भाप में, जब भाप जाता है ना, पानी का भाप बन के जाता है, तो वो एक फ्रेश वाटर बन के जा, फ्रेश, तो वहां बारिश भी ज्यादा होगी। तो ऊपरी सतह पर क्या होगी, ऊपरी सतह पर लवणता कम मिलेगी, भूमध्य सागर पर लवणता कम मिलेगी। लवणता मिलेगी कहां ज्यादा, जहां समुद्र के उसमें गुरुजी 16% में डी सही है, वो एक गर्म जल धारा है, उसे सही करो। 16वां गलती हो गया क्या, डी सही है। हाँ, क्या पूछा, ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म पूछा ना, बिल्कुल सही है भाई, ये डी सही है। गुलहास पश्चिमी, पश्चिमी तो ठंडी होती है, पूर्वी नहीं होती, पूर्वी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दिया तुमने। ठीक है भाई, समझ गए। ठीक है ठीक है, हो जाता है कई बार ऐसे। अच्छा आगे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लवणता। अच्छा, लवणता की अगर मैं बात करूं तो भूमध्य सागर पे गर्म, भूमध्य सागर पे क्या होगा, कम होगी लवणता, कम। सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, कर्क रेखा के आसपास, यानी कि 20 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यहां लवणता ज्यादा मिलेगी। ऐसे ही दक्षिण इसमें भी 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच यहां लवणता ज्यादा मिलेगी। और इसमें लवणता ज्यादा मिलने का कारण यह भी है कि एक तो वहां भाप ज्यादा नहीं उठ पा रही, फ्रेश वाटर वहां नहीं मिल पा रहा, दूसरा महाद्वीपों से नदियों का पानी इस सागरों में गिर रहा है। इस क्षेत्र में हर महाद्वीप का लगभग लगभग सभी महाद्वीपों की नदियों का पानी इस सागरों में गिर रहा है, तो यहाँ लवणता ज्यादा मिलेगी। और किस क्षेत्र में मिलेगी, 35 डिग्री पे। तो जो आपका मृत सागर है उसमें भी लवणता ज्यादा है, डेड सी। और जो आपकी कुछ झील होती है, अगर मैं यहाँ बात करूं तो देखो मृत सागर में भी लवणता ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा इस झील में है, वान झील में, जो कि तुर्की में पड़ती है, तुर्की में, तुर्की में। तो सागरों में तो मृत सागर में है, सागर नहीं है वैसे, ये भी झील ही है, मृत सागर भी झील ही है, वान झील, इसमें ज्यादा लवणता है इनके मुकाबले। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ो, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, कौन सा लवण पाया जाता है, नमक, नमक पाया जाता है, नमक। कौन सा नमक, नमक का फुल फॉर्म क्या हो,
नमक का फुल फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। हाँ, सोडियम क्लोराइड ये पाया जाता है। अगला सवाल देखो, महासागरीय जल में लवणता का सर्वाधिक मात्रा, अभी बताया मैंने, किन अक्षांशों के बीच, किन अक्षांशों के बीच ज्यादा मिलेगा सर्वाधिक लवणता, अभी बताया जस्ट। जिसने ध्यान से सुना होगा वो कमेंट कर सकता है सही जवाब। बताओ किसके बीच मिलेगा? तो ये मिलेगा जी कहाँ कहाँ, 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, इनके बीच सबसे ज्यादा लवणता मिलती है। जहां 35 डिग्री वाली पे तो सबसे ज्यादा होती है, 35 डिग्री वाली पे, और यहां लवणता सबसे कम होती है 0 से 10 डिग्री के बीच। ठीक है, इसको विषुवतीय क्षेत्र भी बोलते हैं पृथ्वी का। 0 से 5 डिग्री के बीच विषुवतीय क्षेत्र, कम दाब की पेटी, विषुवतीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ भूमध्य रेखा पर क्या पड़ रहा, सूरज का प्रकाश सीधा, तो भूमध्य रेखा से 0 से लेकर के 5-10 डिग्री के बीच का ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, यहाँ दाब कम होगा क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा है। आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे बोयल के नियम, चार्ल्स के नियम, उनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जहां ताप ज्यादा है वहां दाब कम होगा। इसको समझ लेना, अगला टॉपिक आने लग रहा है वायुमंडल, हवाएं कैसे चलती है, उसमें भी आएगी चीज। तो जहां ताप ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा, ठीक है ना। तो इसको निम्न दाब का क्षेत्र भी बोलते हैं, या फिर इसको ITCZ भी बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इन चीजों को समझने के लिए यूपीएससी वाले कई कई घंटों तक मत्था खराब करे अपना, तब भी समझ में नहीं आती। सीधी सी चीज है, जहां निम्न दाब है, निम्न दाब की जो पेटी है, उस क्षेत्र को बोलेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इन हवाओं को बोलते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम, इन निम्न दाब की जो पेटियां है ये, इनको डोल्ड्रम बोलते हैं। और इसके ऊपर जो हवाएं चलती है ना, इसके ऊपर जो हवाएं चलती है, ये वायुमंडल वाले टॉपिक में बताऊंगा, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। और इसी व्यापारिक पवनों की वजह से भारत में मानसून आवे। जो मानसून आता है ना जुलाई अगस्त में, बारिश देखते हो आप, वो इन्हीं व्यापारिक पवनों की वजह से आता है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। हरीश सैनी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, तो विषुवतीय क्षेत्र बोलते हैं 0 से लेकर के 5-7 डिग्री के बीच के क्षेत्र को, या ITCZ भी बोलते हैं, और निम्न हवाओं के क्षेत्र को वहां डोल्ड्रम बोलते हैं, डोल्ड्रम। फिलहाल लवणता जो है C ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल, परवाल भित्ति मुख्य रूप से पाई जाती है, परवाल भित्ति, परवाल भित्ति को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोरल रीफ। और ये कोरल रीफ बनती है जो समुद्र में जीव जंतु है, अगर वे मर जाते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह इकट्ठी हो जा, तो उन्हें हम परवाल भित्ति बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी ये सबसे ज्यादा मिलती है जी जहां गुनगुना पानी होगा, यानी कि 30 डिग्री से नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच, ज्यादा गर्म पानी में नहीं होती है। ठीक है, और जहां प्रदूषण होगा वहां भी खत्म हो जाती है ये। अगर हमें समुद्र का प्रदूषण देखना है कि समुद्र में प्रदूषण ज्यादा है नहीं है, अगर वहां कोरल रीफ ठीक ठाक है, स्वस्थ है, पोलिप वगैरह, तो समुद्र में प्रदूषण नहीं है। लेकिन अगर ठीक नहीं है तो समुद्र में प्रदूषण है। ऐसे मापने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ इंडिकेशन होते हैं। जैसे गंगा प्रदूषण है नहीं है, अगर वहां डॉल्फिन है, अच्छे से रह रही है, तो गंगा स्वच्छ है, और डॉल्फिन नहीं है तो गंगा गंदी है। ठीक, ऐसे ही पेड़ों पे अगर वो क्या बोलते हैं उसको, लवक, हरित लवक, लवक नहीं होता, लाइकेन, लाइकेन, अगर पेड़ों पे लाइकेन है तो इसका मतलब वायु प्रदूषण सही है, वायु सही है। और अगर लाइकेन, क्या बोल गया मैं, अगर लाइकेन सही है तो वायु प्रदूषण सही है, अगर लाइकेन नहीं है तो वायु प्रदूषण सही नहीं है। ये इंडिकेशन होते हैं कुछ। तो परवाल भित्तियां कहां पाई जाती है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच, ए ऑप्शन। आगे बढ़ो, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? ध्यान दो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछा। अब तुम्हें मैंने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, लोग ज्यादा वहां रहते हैं, पानी कम है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है, महासागर ज्यादा है, और जमीन कम है। तो इसमें जो परसेंटेज रहेगा इसको याद करना है, शायद नहीं पता होगा आप लोगों को। सी ऑप्शन इसका सही है, 60.7%, 60.7%।
नॉर्थ उसमें रहते हैं। अगले सवाल पे आओ, दक्षिणी गोलार्ध में कितने रहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं जी लगभग 82.8%। 82.8%। दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा होता है। जलमंडल का विस्तार, जलमंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और अगर मैं कहूं हाइड्रोमीटर, एक हाइड्रोमीटर भी तो होता है, आता है पेपर में हाइड्रोमीटर। इससे क्या मापते हैं हम, बताओ? एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है जी हाइग्रोमीटर। दोनों सेम ही है, ये पेपर में बहुत बार आए, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, पता है? इसमें जल को मापते हैं और इसमें आर्द्रता, आर्द्रता को मापते हैं, ह्यूमिडिटी। आगे देखो, विश्व का सबसे गहरा महासागर ये गर्त है। इसको समझो एक बार। जैसे ये हमारा महाद्वीप हो गया, महाद्वीप, ठीक है। अब हम सागर की ओर बढ़े, ये सागर है। सागर की ओर जैसे जैसे बढ़ोगे तो इस तरीके का होगा सागर, ठीक है, इस तरीके का। अब इस सागर पे आपको क्या क्या चीजें मिलेगी? ऐसे एक गड्ढा भी मिलेगा इसमें, ऐसे पहाड़ से भी मिलेंगे इसमें, फिर ऐसे बाहर निकले हुए पहाड़ भी मिलेंगे इसमें महासागर में। मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक। तो महासागर, महाद्वीप से जैसे आप महासागर की ओर जाओगे तो ये जो झुकाव होता है ना, झुकाव, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। और जो ये वाला झुकाव है, इतना झुकाव, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय प्रवणता। ये जो मैदान है, मैदान, इसको हम बोलेंगे महासागरीय मैदान। इसको हम अबेसल प्लेन भी बोलते हैं, अबेसल प्लेन, महासागरीय मैदान, ठीक है। और जो ये गड्ढा हुआ ना, ये गड्ढा, इसी को बोलते हैं गर्त, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रेंच। समझ आ रही है बात? इसी को बोलते हैं गर्थ, ट्रेंच, ठीक। और जो ये ऐसे उठ रहा भाग, ये वाला भाग जो उठ रहा, इसको हम बोलेंगे सी माउंट, या कभी कभी इसको एटोल भी बोल देते हैं अगर ज्यादा बड़ा होता है, एटोल, सी माउंट, यानी कि समुद्र का पहाड़। और जब ये पहाड़ समुद्र की तलहटी से ऊपर बाहर भी निकल जाए और इसमें पेड़ वेड़ भी हो तो इसको हम बोलेंगे आइलैंड, इसको हम द्वीप बोलते हैं, द्वीप, ठीक है जी, क्लियर है बात? तो द्वीप एक ऐसा भाग होता है जिसके चारों तरफ, मिट्टी का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसे द्वीप बोलते हैं, उसे आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड, ठीक है। इसने क्या पूछा, महासागरीय गर्त कौन सी गहरी है? तो प्रशांत महासागर में एक गर्त है सबसे गहरी गर्त, जिसको हम बोलते हैं मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त। इंद्रजीत कुमार, राम राम भाई। ओम आशीष सर, मरियाना ट्रेंच, बिल्कुल सही है जी सर जी, आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो, 24वां, क्षेत्रफल की नजर से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा जानते हो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, जब नदियां अपने साथ में मिट्टी गाद लेकर के आती है तो समुद्र में गिरने से पहले वो जहां मिट्टी छोड़ देगी, वो मिट्टी के टीले टीले से बन जाएंगे ऐसे, ताकि नदी तेजी से समुद्र में ना गिरे, धीरे धीरे समुद्र में गिरे। ये जो मिट्टी के टीले बन गए, इसी को डेल्टा बोलते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। शूटर 10 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। इंद्रजीत सही जवाब है, राठी जी सही जवाब है, तानिया मलिक, आकृति चौहान, सबके सही जवाब है, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये तो बहुत आसान सवाल है, सभी को पता है। अगर मैं इसके आकार की बात करूं, चलो आकार बताओ इसका कौन सा होगा, कैसा आकार है ये? इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार। अमेजन नदी का डेल्टा अमेजन नदी बनाती है, ब्राजील में बहती है ये नदी, और इसमें ही अमेजन जंगल भी है, तो सबसे बड़ा जंगल है ये। नील नदी अफ्रीका की नदी है, नील नदी। और मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा होता है, सब चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा भी बोलते हैं, चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा, मिसिसिपी को, चिड़िया के पंजे के आकार का होता है ये। हाँ इंद्रजीत जी सही है, बिल्कुल त्रिभुजाकार। अगला सवाल, कितने और रह गए? अभी है और भी। आगे देखो,
किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा को बोलते हैं हम टाइड्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टाइड्स, ज्वार भाटा। पहले इसको समझो क्या होते हैं ज्वार भाटा। देखो समुद्र के अंदर कुछ लहरें उठती है, समुद्र के अंदर कुछ लहरें उठती है, अगर वे लहरें ऊपर उठ रही तो इसको बोलेंगे ज्वार, ऊपर उठने की भाषा को हम बोलेंगे ज्वार। और जैसे वो लहरें नीचे जाएगी नीचे तो इसको हम बोलते हैं भाटा। ठीक है जी, समुद्र की लहरों के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को क्या बोलेंगे? भाटा बोलेंगे, भाटा। समझ आ गई बात? टाइड्स बोलते हैं, ज्वार भाटा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगता है। किस किस का? सूरज का भी लगता है और चांद का भी लगता है। सूरज और चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से समुद्र में लहरें एक बार ऊपर उठेगी, एक बार लहरें नीचे गिरेगी। जैसे ऊपर उठेगी इसको ज्वार बोलेंगे, नीचे गिरेगी तो भाटा बोलेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, हाँ। अच्छा क्यों? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इधर सूरज हो गया, सूरज, ठीक है, इधर हो गया जी चांद, ये हो गया हमारा प्यारा सा चांद, चंदा मामा। अब ये तीनों एक ही लाइन में अगर पड़ रहे तो कुछ गुरुत्वाकर्षण बल ये भी लगा रहा, कुछ ये भी लगा रहा, दोनों का बैलेंस हो गया तो लोअर यानी कि बहुत ही कम ऊंचाई के ज्वार भाटा बनेंगे। लेकिन अगर ये, अच्छा सॉरी, ये समकोण पे है भाई, समकोण पे, इधर बनाओ इसे इधर। अगर ये समकोण पे है, ऐसे ऐसे समकोण पे है तो निम्न ऊंचाई के ज्वार भाटा बनेंगे। लेकिन अगर ये एक ही लाइन में हो गए, पृथ्वी, सूरज, चांद, ये तीनों एक ही लाइन में हो गए तो दोनों का जो है क्या लग रहा, दोनों का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लग रहा, तो सबसे ऊंचे ज्वार भाटा उठेंगे, ऊंचे ज्वार भाटा। समकोण होने पर कम, लाइन पे ऊंचे ज्वार भाटा। तो किस किस के गुरुत्वाकर्षण के कारण? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तो चंद्र ग्रहण भी लगता है, ये भी समझ लो एक बार। ग्रहण कब लगता है? ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। देखो ध्यान से, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और ये है जी चांद। ठीक, अब कौन सा ग्रहण लगेगा? अगर पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाए तो कौन सा ग्रहण लगेगा बताओ? और अगर चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो कौन सा ग्रहण लगेगा? तो अगर चांद, बताओ जल्दी, अगर चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो यहां लगेगा सूर्य ग्रहण। यह भी सवाल पूछा गया है पेपर में। और अगर यहां आ जाए तो परछाई बन जाएगी इसकी, सूरज की रोशनी ऐसे डाल रही, इसकी परछाई बन जाएगी पृथ्वी की इस पे, तो हमें ऐसा दिखेगा जैसे चंद्र ग्रहण पड़ गया हो। तो ये हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स बोलेंगे इनको, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां आता है? ज्वार कहां आता है सबसे ऊंचा, यानी कि पानी की लहर सबसे ऊंची कहां, सबसे ऊपर उठती है? बताओ जल्दी, कहां उठती है सबसे ऊंचे ज्वार? क्या कच्छ की खाड़ी, क्या खंबात की खाड़ी? ये दोनों तो गुजरात में है भारत के, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो है फंडी की खाड़ी, इसी में आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार, फंडी की खाड़ी। सी ऑप्शन इसका सही है 26वें का। अक्षय तोमर, राठी, दिलसाना रानी, आकृति चौहान, सी है जी, सी, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार। समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं, अब इसको भी समझो एक बार। हमारी धरती पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां एक जैसी बारिश हो रही हो। मान लो ये 2 पॉइंट है, यहां भी एक जैसी बारिश, यहां भी एक जैसी बारिश, दोनों लाइन को मिलाएंगे तो इनके कुछ नाम रख दिए। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और मान लो यहां वायु दाब एक जैसा है इन दोनों का, तो इसको, इस लाइन को हम बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार, आइसो का मतलब होता है इक्वल, एक जैसा, ठीक है, समवर्ती। तो आइसोबार जहां वायुमंडलीय दाब एक जैसा होगा। इसने पूछा बारिश वाला, बारिश वाला देखो आइसोबार, ये तो वायुमंडलीय दाब का है, ये तो नहीं है। आइसोथर्म को समझो, आइसोथर्म जहां तापमान एक जैसा होता है, थर्म माने होता है टेम्परेचर, जहां तापमान एक जैसा होता है। आइसोहेलाइन, ये आर्द्रता और लवण, लवण का होता है, आर्द्रता का नहीं, लवण का होता है आइसोहेलाइन, ठीक है, आइसोहेलाइन। आइसोहाइट होता है बारिश का, आइसोहाइट बारिश का। अगला सवाल देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? कैसा पर्वत है हिमालय? हिमालय कैसा पर्वत है बताओ?
हिमालय कैसा पर्वत है? क्या वलित पर्वत है? क्या ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो हमारा जो हिमालय है उसे कैसे बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। फोल्ड, वलित पर्वत है। वलित पर्वत बनते हैं दो प्लेटों के टकराने से। तो हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किससे टकराई थी? वो टकराई थी किससे? यूरेशियन प्लेट से। तो बना फोल्ड माउंटेन। और ये सबसे नया है, न्यू फोल्ड माउंटेन है ये, न्यू, नया। आगे देखो, रोकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय अभी बताया मैंने तुम्हें, वलित प्रकार के पर्वत है ये, वलित प्रकार के। ठीक है, वलित प्रकार के पर्वत है। रोकीज कहाँ है? रोकीज, रोकीज पर्वत है आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। एंडीज कहाँ है? एंडीज है आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप में। एटलस कहाँ है? एटलस, एटलस है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। आल्प्स कहाँ है? आल्प्स ये है यूरोप में। और हिमालय कहाँ है? यह है एशिया में। तो सारे महाद्वीप के पर्वत यहां लेकर के आ गया हूं मैं एक ही लाइन में, ताकि आपको साथ के साथ ही याद हो जाए। ठीक है जी, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हो। बाकी ब्रह्मास्त्र सीरीज में मिलेगी ये सारी चीज आपको। ठीक है जी, तो कौन से प्रकार के पर्वत हो गए? वलित पर्वत, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, सूची 1 सूची 2, ये रही सूची 1, ये रही सूची 2। बोला अरावली पर्वत राजस्थान में जो पड़ती है, अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है भारत का। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी का पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट। माउंट कोटापेक्सी इक्वाडोर का है। आल्प्स पर्वत यूरोप का है। तो बोला इनमें से कौन सा पर्वत किस टाइप का पर्वत है, ये पूछा है सवाल में, किस टाइप का पर्वत है। हाँ 29 का ए ही है भाई। ठीक है, किस टाइप के ये पर्वत है, देखो कैसे मिलेगा। लालू लालू यादव कह रहे 20वां सवाल बता दो। 20 इतने पीछे पहुंच गए भाई तुम। बताऊंगा, एक बार इसको कर लो, पहले पहले इसको करो, इसको देखो। अरावली, अरावली पर्वत जो है कैसा है? अरावली पर्वत हमारा बताओ। अरावली पर्वत एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है ये, अवशिष्ट। ठीक है, अवशिष्ट। ए का 2 देखो इसी में दे रखा है, ये तो राइट का चिन्ह भी लगा दिया इसने। ए का 2 बस इसी बी ऑप्शन में, ये सही है। ठीक, माउंट कोटापेक्सी से भी पता चल जाता। सी, माउंट कोटापेक्सी अभी बताया इक्वाडोर में है, ज्वालामुखी पर्वत, तो सी का 1 है। सी का 1 इन 2 ऑप्शन में था। ठीक, डी आल्प्स यूरोप का जो पर्वत है वो अभी पढ़ा हमने, वलित पर्वत है, डी का 3rd है ना, डी का 3rd वो इसी ऑप्शन में था, फिर यहां से कट जाता ये। तो इसका बी सवाल सही है, बी ऑप्शन। अगला सवाल, अच्छा 20वां सवाल बोल रहे हो आप। 20वें सवाल में क्या बताना है? परवाल भित्ति, कोरल रीफ। कोरल रीफ आपको वहां देखने को मिलेगी जहां पानी गुनगुना सा होगा, और वो मिलेगा आपको 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के बीच में। परवाल भित्ति बनती है भाई, जो जलीय जीव जंतु है जब वे मर जाते हैं उनकी हड्डियां वगैरह इकट्ठी हो जाती है तो कोरल रीफ बनाते हैं। और द्वीप भी बन जाते हैं फिर ये द्वीप, और द्वीप बनते हैं तो जैसे लक्षद्वीप। सर जीएस बुक कौन सी ले ले? भाई कोई सी नहीं लेनी, सारी चीज यही मिल जाएगी आपको। एक बुक बनने लग रही है आप लोगों की, पॉलिटी की ब्रह्मास्त्र सीरीज बना दी है मैंने, क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन सेट बना दिया है मैंने, जल्दी ही मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन पे, सारे वहीं से ही मिलेंगे आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चंस, उससे बाहर एक भी नहीं होगा। कंसेप्चुअल जीके जीएस का, करंट अफेयर हो सकती है बस अलग, क्योंकि करंट अफेयर बदलती रहती है। ठीक है, कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है? कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है जी ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। वैसे मैंने कोई बुक देखी भी नहीं है, अगर मैं जो मैं पढ़ाई करता हूँ जीएस की वो मैं एनसीईआरटीज के माध्यम से करता हूँ, जहाँ से यूपीएससी की तैयारी होती है। ठीक है, बाकी आपको कंटेंट हम ही लोग प्रोवाइड कर देंगे। आपकी बुक सॉफ्ट कॉपी बनने लग रही है, जल्दी ही बन जाएगी, पेपर से पहले पहले दे देंगे आपको। कौन सा जर्मनी में स्थित है? जर्मनी में है जी ब्लैक फॉरेस्ट। एटलस कहाँ है? एटलस, एटलस है जी अफ्रीका में,
अफ्रीका में, ठीक है, ये यूरोप में है, यूरोप में। आगे देखो, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको तो बता देंगे सभी। दिल सारा नानी सर कब मिलेगी? देखो, मैंने आपको बताया था हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज निकाल रहे हैं, शुरू में ही बताया था हम लोगों ने आपको। ब्रह्मास्त्र सीरीज का मतलब यह है आपको हर सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन दे देंगे बना करके, जितना भी हमें अभी तक एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पे पढ़ाने का। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने ऑफलाइन में ही पढ़ाया, ऑनलाइन तो हमने अभी से ही शुरुआत की है, जस्ट नई नई है हम। तो जितना भी हमें एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए, हमें पता है किस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हमने दिल्ली पुलिस में भी दी थी, काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए, उससे फायदा हुआ। वही ब्रह्मा सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए। हर सब्जेक्ट की ब्रह्मा सीरीज बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 100 से लेकर के 200 सवाल, ऐसे सवाल दे देंगे हर सब्जेक्ट के। इन 100 से 200 सवाल को अगर आप पढ़कर चले जाओगे तो आपका पेपर यहीं से मिलने वाला, इससे अलग और कहीं से नहीं होगा। तो अभी पॉलिटी की बन चुकी है, थोड़ा ही काम रह रहा है बस उसमें, ठीक। फिर ऐसे ही जियोग्राफी की, ऐसे ही आपकी हर सब्जेक्ट की मिलेगी। पॉलिटी की क्लास, वीडियो क्लास यहाँ खत्म हो चुकी है, उसका भी देखोगे तो वहाँ से आपके थ्योरी और आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ऐसे रीजनिंग के, मैथ्स के, वहाँ टॉपिक वाइज चीज हमने चला रखी ताकि हर टॉपिक क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं कि हमने कोई किसी टॉपिक से कोई सवाल पकड़ लिया, किसी टॉपिक से कोई सवाल, टॉपिक वाइज चीजें चल रही है ताकि सारे टॉपिक आपके क्लियर हो। तो ये आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, 1 फरवरी से पहले पहले सारी चीज दे देंगे आपको, ठीक है जी। 18 फरवरी को पेपर है, 1 से 18 तक मैराथन चला देंगे रिवीजन के लिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अपने आप पे विश्वास रखो, घबराओ मत, बस रोज क्लास करो। अगर हम लोग आप लोगों के लिए आ जा रहे हैं इतनी ठंड में भी, इतनी ठंड में भी आप लोगों के लिए गांव से आ रहे, रात रात तक यहाँ रुक रुक कर पढ़ा रहे, तो प्यारे बच्चों हम आपसे ज्यादा मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी मेहनत आसान हो जाए। अभी बताओ आवाज आ रही है क्या? अब तो आगे होगी। देखो, मैं तुम्हें बता रहा था कि इतने कम समय में पूरा सिलेबस कराने के हम हिम्मत कर रहे हैं। 1.5 महीने का ही टाइम मिला है बस, कि 18 फरवरी को एग्जाम है। जो कुछ लोग थे वो पहले से ही कोर्स लॉन्च उन्होंने कर रखा था, पहले से ही तैयारी करा रहे थे, लेकिन हम लोग फिर भी टॉपिक वाइज सारा कंटेंट हो, प्रैक्टिस भी हो, 1.5 महीने में करा के दे देंगे आपको। इसके लिए ही हमारी मेहनत चल रही सुबह से शाम तक, ठीक। तो आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं, हमारा थोड़ी एग्जाम है, आप लोगों का एग्जाम है। मात्र 390 रुपये की फीस कर रखी, कोई ऐसी वो नहीं है कि हम टाटा अंबानी बन जाएंगे इस फीस से। सिर्फ आप लोगों के लिए है कि सिलेक्शन हो जाए हमारे क्षेत्र से, ठीक। माँ बाप की जो उम्मीदें होती है ना टीचर से, या बच्चों की भी होती है कि इन टीचर्स के यहाँ पढ़ के बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, बस हम उस उम्मीद को पूरा करना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में, ठीक। चलो, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आगे सवाल, बस खत्म। तो आज के 32 सवाल मैंने तुम्हें करा दिए। देखो इसमें क्या क्या हो चुका। जब से जियोग्राफी चल रही है, आपको मैंने ब्रह्मांड कराया, एक तो यूनिवर्स, उसके सारे इंपॉर्टेंट सवाल तुम्हें करा दिए, टॉपिक वाइज समझा करके सारी चीज। उसके बाद मैंने तुम्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना करा दी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें सियाल, सीमा, निफे,
है ना, ये सारी चीज हो गई है। उसके बाद स्थल मंडल मैंने तुम्हें करा दिया, स्थल मंडल लिथोस्फीयर वाला, ठीक, स्थल मंडल। उसके बाद आज हमने स्थल मंडल में हमने पर्वत वगैरह ये आज पढ़े हमने, ज्वालामुखी हमने आज पढ़ी, ठीक, चट्टाने हमने पढ़ ली, चट्टाने, इसके भी क्वेश्चन हमने कर लिए, भूकंप हमने कर लिए, भूकंप, ठीक है जी, ये हो गया। जलमंडल, अगला टॉपिक जो है जलमंडल, जलमंडल के भी मैंने आज तुम्हें सवाल करा दिए, जिसमें मैंने महासागरों के बारे में बताया, और जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, ध्यान रखना 5 महासागर है टोटल धरती पे, सबसे बड़ा 5 महासागर प्रशांत महासागर, और इसी में ही सबसे गहरी गर्त है मरियाना गर्त, ये भी सवाल पूछा गया है। और इनकी जलधाराएं करा दीजिए, महासागरों की जलधाराएं, है ना, महासागरों की जलधाराएं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इसके भी क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक। और कोरल रीफ, ये भी हमने कर ली, परवाल भित्ति, ये जलमंडल हो गया। कल जो क्वेश्चंस आएंगे जियोग्राफी में वो वायुमंडल से रिलेटेड आएंगे, वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे पहले तो ये मंडल ही पूछ ले जा, है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस तरीके के मंडल ये पूछ ले जाते हैं, वहां से सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और वायुमंडल के बाद फिर हवाएं, हवाएं कैसे बनती है, स्थानीय पवनें कहाँ कहाँ, जैसे हमारे भारत में स्थानीय पवन चलती है गर्मियों में, लू, वो कैसे चलती है, कैसे हवा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद वायुमंडल के बाद आपकी फिजिकल जियोग्राफी हो जाएगी खत्म, फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, है ना, कल हो जाएगी शायद खत्म, ये कल ही कर दूंगा इसको खत्म वायुमंडल को। फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या है कि किन किन देशों में कौन से ऊंचे पर्वत है, किन देशों में किस प्रकार की नदियां बहती है, किन देशों में किस प्रकार के खनिज होते हैं, फसल, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी इसमें भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत की लोकेशन, भारत की मिट्टी, है ना, भारत के सभी राज्य, ठीक, भारत में नदियाँ, भारत में पर्वत, भारत के खनिज, भारत में किस किस प्रकार के उद्योग होते हैं, वो इंडियन जियोग्राफी। कुल मिलाकर ये आपका 4-5 दिन का काम है, तो आपके 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, एक पॉलिटी, एक जियोग्राफी। फिर मैं इसके बाद लेकर के आऊंगा एक छोटा सा सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, पहले अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर बड़े वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री, और उसके बाद करंट अफेयर। विश्वास रखो पेपर से पहले सारा सिलेबस करा देंगे तुम्हें, ठीक है जी। तो आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी? आज सारी क्लास ये मैंने ही ली है, थक भी गया हूँ मैं थोड़ा सा, अभी यूपीजी की क्लास होगी आपकी एप्लीकेशन पे। तो मेहनत करो, मेहनत ही रंग लाएगी, पेपर बहुत नज़दीक है, काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, उसके बाद पता नहीं वैकेंसी निकले ना निकले। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे की, फिर जो है एसएससी जीडी की, ये सारी वैकेंसी इस साल मिली, और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम आने लग रहे हैं, तो अपनी तैयारी कर लो बहुत अच्छे से। जीएस फाउंडेशन कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, और मैथ्स फाउंडेशन भी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।